सर, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, आज जिस क्लास का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, विज्ञान समाधान वाली क्लास आज शुरू होने जा रही है, जो कि आपको यूपी पेट से लेकर के और सिविल सर्विसेज के हर एक उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां पर आप अभी नहीं पहुंच पाए हैं। आपके लिए ये विज्ञान समाधान वाली क्लास में मैं आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। आखिर विज्ञान को पढ़ना कैसे है, विज्ञान में हमें गलती हमसे कहां पे होती है, किन पॉइंट्स को हम छोड़ देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आसानी से अवेलेबल होते रहे। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विज्ञान पढ़े कैसे, उसकी स्ट्रेटजी क्या फॉर्मेट करें। विज्ञान की स्ट्रेटजी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कंपटीशन की साइंस कैसे पढ़ी जाए। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, तो आज उनका वो डाउट मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है जो आपको बहुत ही बेसिक लेवल का है, वो भी है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या होती है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कई कंपटीशन में, और क्या आने की संभावना है, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। और विज्ञान की इस क्लास में सबसे लास्ट में आपको एक नया पॉइंट मिलने वाला है, जो कि किससे रिलेटेड है, वो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारे करंट अफेयर में जो साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और इन सभी बिंदुओं को आसानी से आत्मसात करिए। इसी प्रयास के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान की ये जो क्लास है, इसमें सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर विज्ञान में पूछा क्या जाता है, कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, जब भी आपको विज्ञान की कंपटीशन की तैयारी करनी हो, तो आप उसको विज्ञान एंड टेक कहीं वर्ड लिखा रहता है। ये विज्ञान और टेक का मतलब क्या होता है, ये साइंस एंड टेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या इसी का मतलब होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ड लिखा रहता है ना, एस ऑब्लिक टी, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी। इसको पढ़े कैसे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस। क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा है फिजिकल साइंस, और तीसरा है आपका टेक्निकल साइंस। टेक्निकल साइंस, इन तीनों पार्ट में जब आप डिवाइड करके पढ़ाई करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इस बायोलॉजिकल साइंस को जब आप ऑब्जर्व करने जाते हो आप, तो बायोलॉजिकल साइंस में 2 पार्ट अलग अलग आ जाते हैं। एक पार्ट हो जाता है क्या, जीव विज्ञान, जिसको कि आप जूलॉजी कहते हो, और दूसरा पार्ट आ जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसको कि आप क्या कहते हो, बॉटनी कहते हो। फिजिकल साइंस में क्या होता है? फिजिकल साइंस में भी 2 पार्ट होते हैं। एक आपका आता है फिजिक्स और दूसरा आता है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस में 2 पार्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसको आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कहते हो। ये जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इस टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, इसरो से रिलेटेड टॉपिक्स को। ठीक है, उसके अलावा डीआरडीओ से रिलेटेड टॉपिक को, उसके अलावा कहीं ना कहीं जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थाएं हैं, जैसे नासा से संबंधित जो टॉपिक्स हैं, या इसके अलावा जो नए नए समय पे नए नए ऐप, नए नए अनुसंधान किए जाते हैं विज्ञान में, उनकी टोटल स्टडी जो करते हैं हम, वहां पे कहां पे करते हैं, टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो स्पेशली इसरो, डीआरडीओ, नासा, इनसे रिलेटेड सैटेलाइट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो लेक्चर में, साइंस समाधान वाली क्लास में, विज्ञान समाधान वाली क्लास में, आपको अलग से हर बुलेटिन के लास्ट में विज्ञान प्रौद्योगिकी स्पेशल बुलेटिन स्टार्ट किया जा रहा है, और उसमें आपको ये पॉइंट्स आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। ठीक है, तो केमिस्ट्री हम आपको डेली लाइफ से जोड़ के दिखाएंगे, दैनिक जीवन से जोड़ के दिखाएंगे कि दैनिक जीवन में साइंस का कहां पे केमिस्ट्री का यूज होता है। मॉर्निंग में उठने से लेकर के रात में सोने तक हम सिर्फ केमिकल का यूज करते हैं। आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, फ्लोरीन पाया था उसमें, पाया था नहीं पाया था? आप रात में सोते हैं, दूध पीते हैं, दूध में कौन सा कैल्शियम एलिमेंट पाया जाता है? बताइए, आपने केमिस्ट्री का यूज किया या नहीं किया? और क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया कि दूध में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। मिल्क का कलर व्हाइट क्यों होता है? केसीन प्रोटीन के कारण होता है।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि टिल मॉर्निंग टू लेट नाइट आप जो भी सब्सटेंस यूज करते हो मेजॉरिटी में उसमें क्या है, केमिकल यूज होते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए हमें कुछ नहीं, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और विश्वास करिए हूबहू वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है फिजिक्स। फिजिक्स को हमको डेली लाइफ से जोड़ के देखना है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया था और बताया भी था कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन में चारों तरफ होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे लगने वाले अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, वहां पे देखना है। जैसे भौतिक रूप से आपकी लाइट का बल्ब का जलना हो गया, ठीक है, आंधी आती है, तूफान आता है तो कोई सामान उड़ क्यों जाता है, वहां पे लाइट के बारे में पढ़ना है, वायु के बारे में पढ़ना है, ध्वनि के बारे में पढ़ना है। मतलब वहां पे हमको डिटेल फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है नॉर्मल जो आप फिजिक्स पढ़ते हो, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है। तो हर जगह एग्जाम में अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे एनटीपीसी का हो गया एग्जाम, रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, इन सब पोर्शन में फिजिक्स की भरमार रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे थोड़ा सा और आगे जाएं, अगर और एग्जाम में देखें जैसे सुपर टेट के एग्जाम में, तो सुपर टेट का पेपर आज तक जो पूछा गया वहां पे सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, केमिस्ट्री पूछा गया है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन और थोड़ा बहुत जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन एक आध पूछे जाते हैं। तो ये अपने पूछने की शैली है, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप यूपीएसआई स्पेशल में जाएंगे तो यूपीएसआई स्पेशल में जनरली टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अर्थात साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जूलॉजी बॉटनी, वहां कोई स्पेशलाइज्ड एरिया आप नहीं कह सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम बॉटनी की बात करें तो आपको पता है यहाँ वनस्पतियों के बारे में पढ़ना है, हमारे चारों तरफ जितनी वनस्पतियां हैं उनके बारे में पढ़ाई करनी है। जूलॉजी में आपको जीव वैज्ञानिकों के बारे में, उनके ब्रांचेस के बारे में, जीवों के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एक एक फाइलम के बारे में डिटेल पढ़ना है, एक एक फाइलम के बारे में उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। उनसे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आपको अपनी खुद की स्टडी करनी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के ए टू जेड सारे सिस्टम, बॉडी के सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जब आप साइंस पढ़ें तो साइंस को 3-4 पार्ट में ये डिवाइड करके पढ़ाई करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक पोर्शन मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो पोर्शन अब साइंस में यहाँ पे पहले रखा जाता था बॉटनी में, लेकिन अब उसके लिए अलग से पेपर में पूछ लेता है। इकोलॉजी सिस्टम और इन्वायरमेंट सिस्टम, उसके लिए अलग से वो जीएस में जोड़ दिया है पर्यावरण। तो वो क्लासेस हम बाद में देखेंगे, उसको भी ऐड ऑन करेंगे। बट अभी प्योर हम साइंस की क्लास, विज्ञान समाधान वाली क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको एक एग्जाम का आउटलाइन क्लियर हो गया होगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेना चाहिए। आप किसी एक पार्ट को तैयार करके सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या है, वो है परमाणु संरचना, जो बेसिक सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको पढ़ना है तो अभी यूपी पैट स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए जरूर ध्यान रखिएगा। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई, चाहे यूपी पैट हो चाहे एस्टेट हो, इन सभी जगह ये क्वेश्चंस स्पेशली पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि यूपी पेट में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। क्वेश्चन ये है कि परमाणु संरचना क्या है, परमाणु संरचना के बारे में कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि सर आखिर ये परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु शब्द की सबसे पहले जो संकल्पना थी, जैसे कहते हैं परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रयोग अपने भारत के लोगों ने किया और उन महर्षि का नाम था कणाद। उनका नाम था महर्षि कणाद था। उन्होंने 6वीं ईसा पूर्व में इसका नामकरण किया था, परमाणु शब्द का उपयोग किया था। तो अगर कोई पूछे कि परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, क्वेश्चन पे मार्क करिएगा, परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो परमाणु शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस ऋषि मुनि ने किया था, महर्षि ने किया था, कणाद ने किया था। बाद में यूनानी लोगों ने इसका नामकरण परमाणु की जगह पे एटम के फॉर्म में किया, यूनानी लोगों ने। तो एटम शब्द कैसा शब्द है, एक यूनानी शब्द है। क्या शब्द है, यूनानी शब्द है। तो एटम नाम किसने दिया, यूनानियों की देन है। कणाद जी ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। समय थोड़ा बीतता गया, 1808 में एक वैज्ञानिक
जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? जॉन डाल्टन। नाम नोट करिएगा, जॉन डाल्टन उस वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले क्या दिया था? परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। या कभी कभी आप सर्च मारोगे तो आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा कि परमाणु शब्द की खोज किसने की? तो कड़ाद शब्द ने, कड़ाद ने की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझने का प्रयास करिएगा। परमाणु शब्द का आविष्कार किसने किया? तो कड़ाद जी ने किया। एटम शब्द का आविष्कार किसने किया? यूनानियों ने किया। लेकिन अगर पूछा जाए परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। तो जॉन डाल्टन ने 1808 में किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी। क्लियर है? अब वहां पे ये बात जानना है कि परमाणु शब्द जो है वो कैसा शब्द है कि नहीं? कि परमाणु शब्द का मतलब क्या होता है? तो जॉन डाल्टन ने जब परमाणु शब्द की खोज की तो उन्होंने कहा कि सर ये ग्रीक शब्द है और जिसका मतलब है कभी भी ना विभाजित होने वाला। क्या होने वाला? ना विभाजित होने वाला, जिसका विभाजन ना किया जा सके। तो कोई पूछे परमाणु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर परमाणु शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ना विभाजित होने वाला, जिसका डिवीजन ना किया जा सके, ये शब्द है। और इसी के आधार पर डाल्टन का जो पहला परमाणु का सिद्धांत आया उसमें क्या माना गया कि किसी भी पदार्थ में जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहते हैं? परमाणु को कहते हैं। और जो कि अविभाजित होता है, जो इनडिविजिबल होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो आपने देखा यहां क्वेश्चन क्या क्या मिला। सबसे पहले किसने परमाणु शब्द का उपयोग किया? कड़ाद ने किया। एटम शब्द का उपयोग किसने किया? यूनानियों ने किया। परमाणु की खोज किसने की? 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द की खोज की। परमाणु शब्द कैसा है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द का अर्थ क्या है? ना विभाजित होने वाला, जो विभाजित ना हो। ठीक है, जो विभाजित नहीं होता है। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि जॉन डाल्टन का ये जो सिद्धांत था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि इनका ये मानना था कि किसी भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, और इसका विभाजन संभव नहीं है। ये कौन मानता था? ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल कहता है। लेकिन बाद में बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ये सब ये ऑब्जर्वेशन में आया कि नहीं, एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है जिससे एटम मिलके बना होता है, और एटम से उन छोटे पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं या मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो क्या हो गया? एटम्स विभाजित होता है या नहीं होता है? क्वेश्चन आपके सामने है, बोलिए जल्दी से। एटम्स विभाजित होता है या नहीं होता है? सर डाल्टन्स के सिद्धांत के अनुसार एटम्स का डिवीजन नहीं होता, एटम्स इनडिविजिबल होता है, अविभाजित होता है। लेकिन जब ये बाद में रियलाइजेशन हुआ, जब बाद में फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हुई, अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इन तीनों की खोज हुई तो ये देखा गया कि सर जो जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट है वो गलत है। एटम्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम परमाणु नहीं कह सकते। दूसरी बात ये आपने कहा जो आपकी डिवाइड नहीं होगा, सर ये डिवाइड किया सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, और तोड़ करके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि ठीक है सर, इतनी बातें तो क्लियर हो गई, हमको अब ये समझना है कि सर फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम्स का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? आइए देखते हैं डायग्राम की मदद से। ये देखिए, किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो ये माना जाता है कि इसके सेंटर में
ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इसको माना जाता है कि ये न्यूक्लियस है सर। क्या होता है? न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है। दूसरा, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोष या फिर सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर? इस न्यूक्लियस में आपको दो कलर से डायग्राम दिख रहे होंगे, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। ये जो ब्लू कलर वाला है, इसी को हम कहते हैं प्रोटॉन, और ये जो रेड कलर वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, वो क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। तो जरा जल्दी से बताइए, परमाणु संरचना में एटम के स्ट्रक्चर कितने कितने प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है? आपके सामने है कि सर जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सर जरा ये बता दीजिए, उसके चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। हिंदी में कहते हैं इसको कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्लियर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, अगला पॉइंट है कि ये जो किसी भी एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके बारे में और डिटेल जानना है। पहली बात, इनकी पोजीशन समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए किसी परमाणु के केंद्र में कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, तो किसी परमाणु के केंद्र में सर ये दोनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको ये टॉपिक आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। किसी भी पार्टिकल्स के ये जो केंद्र है, इसमें दो चीजें हैं सर, इसमें प्रोटॉन है, P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और न्यूट्रॉन है, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के किसके पार्ट कहलाते हैं? केंद्र के पार्ट कहलाते हैं। केंद्र मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्लियर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन हो गए। ठीक है। केंद्र में कौन पाया जाएगा? आपके सामने है। इसके पेरिफेरी में कौन पाया जाएगा? मतलब इसके चारों तरफ कौन पाया जाएगा? केंद्र के चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ कोष पाए जाते हैं। उस कोष में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आपको क्लियरेंस हो गया होगा। चलिए, अगला पॉइंट हमको जो समझना है, इनसे क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां से क्या होता है कि किसी भी परमाणु का जो मास होता है, मतलब मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कहां पाया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, वो कहां पाया जाता है? आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मेजॉरिटी में कहां पे सेंट्रलाइज है? केंद्र में है। तो मास कहां सेंट्रलाइज होता है? केंद्र में होता है। फिर आता है कि किसी भी परमाणु का आयतन मैक्सिमम पॉइंट में कहां पाया जाता है? किसी भी परमाणु का आयतन। तो देखिए, आयतन मास यहां हो गया, ठीक। तो जब मास यहां पे हो गया, इसके चारों तरफ इसकी साइज को कौन बढ़ा रहा है? ये सेल्स बढ़ा रहा है। सेल्स में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आयतन कौन बढ़ा रहा है? आयतन ये इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। तो आयतन कहां पाया जाएगा? ये कोष वाला पोर्शन जो है, ये आयतन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो केंद्र है वो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। तो द्रव्यमान कहां पे होता है? केंद्र पे। आयतन कहां होता है? उसके पेरिफेरी चारों तरफ होता है। क्वेश्चंस क्लियर हो गए? चलिए, इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए, जब एटम्स की खोज हुई, उसके पहले ये माना जाता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में टॉपिक बिग बैंग थ्योरी, जिसको कि आप महाविस्फोट थ्योरी भी कहते हैं। ये माना जाता है कि महाविस्फोट थ्योरी के समय में पृथ्वी पर प्रमुख रूप से जो पार्टिकल्स अवेलेबल था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फर्मियन। क्या नाम था? फर्मियन। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो पार्टिकल्स था, वो क्या नाम था उसका? फर्मियन। ये क्वेश्चन आता है। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पदार्थ का जो बेसिक पॉइंट था, वो क्या था? वो क्या था? फर्मियन था। फर्मियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक लेप्टॉन और एक क्वार्क। फर्मियन किससे किससे मिलकर बना होता है? लेप्टॉन और क्वार्क से मिलकर के बना होता है। क्वेश्चन क्या आया?
फर्मियान किससे किससे मिलकर बना होता है? सर लेप्टॉन और क्वार्क से मिलकर बना होता है। हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन है ये कि जो आप फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ के अभी आ रहे हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में, उनमें से इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन फर्मियान के लेप्टॉन वाले पार्ट से बनता है। ये आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इस पे थोड़ा सा मार्क करिएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन एवं क्वार्क दोनों से मिलकर बना है, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? लेप्टॉन से मिलकर बना होता है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ओरिजिन कहां से मानी जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ओरिजिन मानी जाती है फर्मियान के क्वार्क से मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक कर लीजिएगा। इसको एक बार स्टार बना देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आपको इजी गोइंग अवेलेबल हो जाए टॉपिक। और साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर के लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्मियान क्या था? जब बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर उपस्थित पार्टिकल जो था वो फर्मियान था। फर्मियान दो चीजों से मिलकर बना था, लेप्टॉन और क्वार्क। लेप्टॉन और क्वार्क में लेप्टॉन पार्ट इलेक्ट्रॉन से है, क्वार्क से बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला पॉइंट आता है क्या? बोसान। बोसान भी पार्टिकल माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के समय यहां पे अवेलेबल था, और बोसान को आइंस्टीन तथा भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? बोसान पार्टिकल मान लिया गया। बोसान पार्टिकल के लिए माना जाता है कि हम जहां जहां पे फोर्स लगाते हैं, आप जानते हैं जनरली फोर्सेस जो बल होता है वो बल क्या होता है? अगर आपसे मैं एक लाइन में पूछूं कि बल क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बल क्या होता है? सर बल जो होता है वो क्या होता है? किसी विषय वस्तु, जैसे मान लीजिए ये एक सामान रखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं? एक निश्चित दिशा की तरफ क्या करते हैं? विस्थापन कर दें, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये कार्य के रिस्पेक्ट में बल कहलाएगा। मतलब बल के लिए जनरल ऑब्जर्वेशन में F बराबर माना जाता है m इंटू ए, जहां पे m क्या है? द्रव्यमान है, और a क्या है? एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है, जिसको त्वरण कहते हैं। बाद में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो फोर्स जो होता है F बराबर होता है ma, ठीक है? तो मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कौन डिसाइड कर रहा है? मास सिंपल सी बात है, मास कौन डिसाइड करेगा? मास हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो डिसाइड करने वाला है। तो जब यही तीनों डिसाइड करने वाला है, तो इन तीनों में जो बेसिक लोग हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले पार्ट से आ रहे हैं। बट फिर भी जो बलवाहक पार्टिकल माना जाता था उस समय, वो कौन माना था? बोसान पार्टिकल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि बोसान पार्टिकल का संबंध है किससे है? ये बलवाहक पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? बलवाहक पार्टिकल है। याद रहेगा? तो क्वेश्चन यहां पे ध्यान रहेगा और ये क्वेश्चन। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है एंटी पार्टिकल्स। बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी पार्टिकल्स किसे कहते हैं, है ना? इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकरण। एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल्स जो है, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि एंटी पार्टिकल्स की खोज किसने की? तो एंटी पार्टिकल्स की खोज किसने की थी? पॉल डिरेक ने की थी। किसने की थी? पॉल डिरेक ने की थी। 1928 में की थी। पॉल डिरेक ने 1928 में एंटी पार्टिकल्स की खोज की। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि सर एंटी पार्टिकल होता क्या है? तो एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऐसे कण हैं जो दूसरे कण से द्रव्यमान में, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान में समानता रखते हैं, किंतु आवेश की प्रकृति, रंग और चक्रण, चक्रण का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्पिन, में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। मतलब अगर एक कण जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये क्या कर रहे होंगे? वहां से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी के चक्कर में इनकी स्पिन में चेंज आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन ये आता है कि एंटी पार्टिकल्स किन दो विषय वस्तु में एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन भी, जिसको आप जानते हैं तथ्य और कारण, आता है ना? क्वेश्चन आता है, इस समय आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं, तथ्य और कारण पे बेस। यूपी पैट में तो क्योंकि अब की बार न्यू सिलेबस है, तो बहुत सारे बच्चे ये परेशान होंगे कि सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे या नहीं होंगे। तो ये जान के चलिए कि तथ्य और कारण पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, तो हमें उनके आधार पर पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें तथ्य जानना बहुत जरूरी है। तो फैक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। तो ये फैक्ट्स का क्वेश्चन याद रहेगा। एंटी पार्टिकल्स किन दो पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट करते हैं?
द्रव्यमान क्या होता है, समानता होती है, ध्यान रखिएगा। तो पूछ ले एंटी पार्टिकल्स में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, सर समानता होती है। लेकिन जरा चार्ज में, रंग में और स्पिन में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिकरण कहते हैं। याद रहेगा किस किस पॉइंट में डिफरेंशिएट करते हैं, चार्ज में, कलर में और स्पिन में डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए, थोड़ा मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन का, ये देखिए पॉजिट्रॉन, ये दिया हुआ पॉइंट्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, ये 4 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन कहलाता है। प्रोटॉन का बहुत इजी है, तो ये बहुत नहीं पूछा था। प्रोटॉन का तो क्या हो गया, एंटी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, एंटी पार्टिकल है तो एंटी लगा दिया। देखिए प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सिंपल सा, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। क्लियर है क्वेश्चन ये। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। प्रतिकरण की खोज किसने की, प्रतिकरण की खोज पॉल डिरेक ने की थी। प्रतिकरण क्या होते हैं, किस मामले में समानता रखते हैं, सर द्रव्यमान के मामले में। अंतर किस मामले में होता है, आवेश के मामले में, रंग के मामले में और स्पिन के मामले में। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, सर पॉजिट्रॉन कहते हैं। बाकी तो आपको बेसिक से क्लियर है कि उसी के आगे क्या लगा देना, एंटी लगा देना है। क्लियर। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जो हमने अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लेना इस पे, ध्यान दीजिएगा इस पे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, आखिर किस पे उनको डिस्कवर कैसे किया गया, किसने डिस्कवर किया, कैसे हुई। ये एक अलग का एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हमको ये जानना है, जो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर कैसे डिस्कवरी हुई, ये न जान करके किसने की, कब की, उस पे चार्ज क्या होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उस पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के जो मूल कण है, मूल कण का मतलब होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की 1919 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। अब मैं जरा सा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। एक ट्रिक यहाँ पे आता है जो हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे। क्या आता था ना कि ईटा पर नाचा, ईटा पर नाचा। देखिए ई से यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और ई का संबंध किससे है, टा से, टॉमसन कहते हैं। तो टॉमसन मतलब थॉमसन। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन देखिए पा, प्रोटॉन किससे रिलेटेड है, रा से, मतलब रदरफोर्ड हो गया। और नाचा क्या हो गया, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो गया कि नहीं हो गया। तो ईटा पर नाचा। अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की। अगर ये क्वेश्चन आता है तब क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूछता है कि नाभिक में प्रोटॉन की खोज किसने की। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम में न्यूक्लियस पाया था, केंद्र। इस केंद्र में क्या पाया है, सर इस केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कि प्रोटॉन की खोज केंद्र में किसने की, नाभिक में किसने की। तो प्रोटॉन की खोज केंद्र में अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको देगा कि वो रदरफोर्ड है। लेकिन आप मैक्सिमम बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि नहीं सर, रदरफोर्ड की जगह पे गोल्डस्टीन, नाम नोट करिएगा, गोल्डस्टीन। क्या नाम है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। तो अगर आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड का नाम नहीं मिलता है तो आप किस पे टिक करके आओगे, गोल्डस्टीन के नाम पे टिक करके आओगे, क्योंकि सबसे पहले परमाणु की खोज, परमाणु में प्रोटॉन की खोज जो थी वो किसने की थी, वाकई में गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन श्रेय क्यों जाता है इनको रदरफोर्ड को, क्योंकि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के साथ खोज की थी, इसलिए सारा श्रेय किसके पास चला गया, रदरफोर्ड के पास चला गया। तो रदरफोर्ड साहब का नाम ज्यादा फेमस हो गया और गोल्डस्टीन साहब क्या हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए। इसीलिए कहता हूं मेहनत करिए, लेकिन मेहनत के साथ सिस्टम में बने रहिए, ठीक है।
तो प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। क्वेश्चन याद रहेगा। अगर रदरफोर्ड का ऑप्शन नहीं दिया है तो किस पे टिक करना है? गोल्ड स्टीन। किस करना है? गोल्ड स्टीन करना है। तो ये 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर आता है कि इसका वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है? एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास 1.673 10⁻21 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.675, यहां मार्क करिएगा, यहां 73 है और यहां 75 है और 10⁻27 kg है। इसको 27 कर लीजिएगा, 27 kg कितना है? 27 kg। तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.673 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का 1.675 10⁻27 kg। तो दोनों का मास कह दिया जाता है कि किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास में डिफरेंस है या नहीं है? देखने वाले कहते हैं नहीं सर डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन प्रोटॉन और मास के में डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास देखिए 1.673 और इसका कितना है? 1.675 है। डिफरेंस है या नहीं है? अब आता है वास्तविक आवेश, एब्सोल्यूट चार्ज। पेपर में पूछ लेता है कि प्रोटॉन पे पाया जाने वाला वास्तविक आवेश क्या होता है। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन साहब हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव 1.6 × 10⁻19 और चार्ज का आपको मात्रक पता होना चाहिए। आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब। और इसी को कभी रिलेटिव आपेक्षिक आवेश के रूप में पूछ ले तो -1 होता है। क्वेश्चन ये आता है, पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि सर वो आपेक्षिक आवेश पूछ रहा है, मतलब रिलेटिव चार्ज पूछ रहा है, या फिर रिलेटिव चार्ज पूछ रहा है, या फिर क्या पूछ रहा है? वास्तविक चार्ज पूछ रहा है, मतलब एब्सोल्यूट चार्ज पूछ रहा है। दोनों में से क्या पूछ रहा है? अगर वो एब्सोल्यूट चार्ज पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसी पे टिक कर देंगे। अगर कहीं कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना पूछा कि चार्ज कितना होता है, तो एकदम क्लियर कट सुन लीजिए, आप सिर्फ इस पे क्लिक करके आइएगा। -1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब। और इसी को नेगेटिव की जगह पे आप क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है और वो क्या होता है? +1 हो जाता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? जिसका चार्ज 0 होता है, जिसका वास्तविक चार्ज 0 होता है या रिलेटिव चार्ज 0 होता है। तो वो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है? वो है भैया न्यूट्रॉन है। क्लियर है? बोलिए भाई। चलिए, न्यूट्रॉन का चार्ज क्लियर हो गया। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं और इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पे 2.10⁻7 कर लीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों पॉइंट पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अलग से पूछा आता है। वास्तविक आवेश पूछेगा तो ये लिखा जाएगा, और आपेक्षिक आवेश पूछा जाएगा तो ये ऑप्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा है? 0, तो ये 0 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो कुछ अन्य कण हैं वो क्या हैं? एक तो है पॉजिट्रॉन। मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका कि पॉजिट्रॉन क्या होता है। इट इज एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल मतलब आपको बताया द्रव्यमान समान होगा, लेकिन अंतर किस बात का होगा? उसका अंतर होगा क्या? उसका चार्ज अलग हो जाएगा, उसका कलर अलग हो जाएगा, उसकी स्पिन अलग हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान में समानता होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की किसने? एंडरसन ने की। क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी बताया हूं कि नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए द्रव्यमान दोनों का अंतर होता है, द्रव्यमान दोनों का समान है, बट अंतर किस बात का आ गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव हो गया और जो पॉजिट्रॉन था उस पे चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये चार्ज डिफरेंस है। किसने खोज की? एंडरसन ने। दूसरा है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो द्रव्यमान रहित, ये भी बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यहां द्रव्यमान भी नहीं है, द्रव्यमान रहित एवं आवेश रहित कण होता है, जिसकी खोज किसने की? पाउली ने की थी। इसीलिए
भाई जिसका मास ना हो, है ना, जिसका चार्ज ना हो, मतलब कुछ है भी नहीं फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी पार्टिकल्स को याद करिए। पहले रिसर्चर्स ने बोल दिया था गॉड पार्टिकल। क्या बोल दिया था? गॉड पार्टिकल। इसीलिए न्यूट्रिनो को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। न्यूट्रिनो गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका द्रव्यमान भी नहीं है, आवेश भी नहीं है, फिर भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? गॉड पार्टिकल की संज्ञा भी दी जाती है। तो कहता है गॉड पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान। क्या होता है? तो सर न्यूट्रिनो होता है। इसकी खोज किसने की? पाउली ने की थी 1932 में की। अगला पॉइंट, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? तो मैंने एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बताया कि न्यूट्रिनो का प्रतिकण है, जिसकी खोज किसने की थी? फर्मी ने की थी। तो कौन सा पार्टिकल निम्नलिखित में से है जिसका द्रव्यमान नहीं होता, जिसका चार्ज नहीं होता? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? सर न्यूट्रिनो है, जिसपे तो चार्ज होता है और ना ही द्रव्यमान होता है। एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो में क्या अंतर है? दोनों सर लगभग सेम है, दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अंतर इस बात का है, ये फर्मी ने खोजा था और ये किसने खोजा था? पाउली ने खोजा था। इन दोनों में क्योंकि ना तो द्रव्यमान है ना तो आवेश है, तो क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में अंतर क्या है? आप एक तरफ कहते हो कि द्रव्यमान की समानता होती है, द्रव्यमान की समानता है, उसका भी द्रव्यमान नहीं, इसका भी द्रव्यमान नहीं, तो फिर आवेश भी नहीं है सर, ये भी समझ में आ रहा है। तो अंतर किस बात का है? तो अंतर क्या है प्यारे बच्चों? दोनों की स्पिन में डिफरेंस है। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा क्या कर रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? और सबसे लास्ट है कौन सा? मेसान की खोज किसने की? तो मेसान की खोज की थी जापान का एक वैज्ञानिक थे, युकावा। किसने की थी? युकावा। और इसको कई टाइप्स के मेसान पार्टिकल्स होते हैं, तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पे अलग से पढ़ाऊंगा कि मेसान पार्टिकल्स क्या होता है। ये पाई प्लस, मतलब जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तरीके से इसको केटायन, एनायन और न्यूट्रल पार्टिकल्स की संज्ञा भी दी जाती है। तो मेसान पार्टिकल्स को किससे डिपेंड करते हैं? पाई से डिपेंड करते हैं। किससे डिपेंड करते हैं? पाई से डिपेंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो कुछ अन्य कण हैं, उसमें पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने की। एंटी न्यूट्रिनो की खोज किसने की? फर्मी ने की। और मेसान पार्टिकल की खोज किसने की? युकावा ने की। क्लियर है? इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता, आवेश नहीं होगा? आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लेंगे। क्लियर है? आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है, कौन सा ऐसा एटम है, कौन सा ऐसा एटम है, या यूं कह लीजिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं, कौन सा ऐसा एटम है या एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और क्या नहीं पाया जाता? उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या यूं कह लीजिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि तीनों पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, कोई एक दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पार्टिकल नहीं पाया जाता? ऐसा बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। क्या कौन सा एलिमेंट है जिनमें तीनों में से, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से कोई एक मिसिंग होता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। तो आज की क्लास आपको ये क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक में? आपको परमाणु संरचना के बारे में मैंने बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। परमाणु कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उसमें पार्टिकल्स किससे डिराइव होते हैं, कहां से उनमें पार्टिकल्स का डेरिवेशन होता है, और उन पार्टिकल्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ये मैंने बता दिया था। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और आज का सबसे एनर्जेटिक जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो है, क्या विज्ञान का जो प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी स्पेशल बुलेटिन जो मैंने स्टार्ट किया है, वो आपके लिए हाजिर है। ये है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है वो है ये। क्या क्वेश्चन आपके सामने है कि सर वाइपर क्या होता है? क्या क्वेश्चन है? वाइपर क्या होता है? तो वाइपर क्या है, एक इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछा जाता है, वाइपर का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो वाइपर का फुल फॉर्म है क्या? वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर।
क्या नाम है? वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, ये है क्या? नासा के द्वारा चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रहा है नासा। आप जानते हैं कि सारे लोग मिलकर के एक ही जगह रिसर्च में लग गए हैं, और वो रिसर्च क्षेत्र क्या है? चंद्रमा। क्या चंद्रमा में भी जीवन है? ऐसा सोचा जा रहा है। अब देखिए, जहां पे लाइट पड़ती है चंद्रमा में, वहां की रिसर्च वैज्ञानिक कर चुके हैं, वहां जा भी चुके हैं, वहां की चीजों को ऑब्जर्व भी कर चुके हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर अब किस बात के लिए नासा तैयारी कर रहा है? नासा का नाम जानते हैं? नासा क्या है? नासा आखिर क्या? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नासा का फुल फॉर्म क्या है, और ये कहाँ की मेन ब्रांच है? इसकी जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है नासा की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है नासा का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसका जो मेन ब्रांच है वो यूएसए अमेरिका में है। क्लियर? तो नासा ने अपना ये जो एविएशन बनाया है, रोबोट भेजने जा रहा है, वो कहां भेजने जा रहा है? उस जगह पे जहां पे चंद्रमा के जिस पोर्शन पे कहानी लाइट नहीं पड़ती। और वो चंद्रमा का पोर्शन कौन सा है? वो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये भेजने जा रहा है क्या? वाइपर को भेजने जा रहा है। वाइपर कोई सांप होता है, आपको पता होगा, सबसे विषैला सांप माना जाता है। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव पे जो ये भेजा जा रहा है, इसका काम ही है वही विषैला वाला काम, वो काम करना जो कोई काम नहीं कर पाया। ये दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा, वहां पे उतर करके क्या वॉच करेगा? वहां पे जो बर्फ है उसकी डेंसिटी कितनी है, क्या वहां पे पानी की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है? अगर पानी की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है तो जब अगली बार हमारे एरोनॉटिक्स जाएंगे वहां पे, तो उनको पानी का सोर्स मिलेगा। पानी जानते हैं आप, एनर्जी का सोर्स होता है। और रॉकेट फ्यूल क्योंकि हमारे डेली लाइफ में एक सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? जो पानी है उससे हम क्या कर सकते हैं? फ्यूल जनरेट कर लेते हैं, और वो फ्यूल हमको फर्दर सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि नासा का ये प्रोजेक्ट जो कि नवंबर 2023 में पहुंचने का चांसेस है कि नवंबर 2023 में पहुंच जाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो गया वाइपर के, तो और पानी का स्रोत बहुत अच्छा मिल गया, तो आज के बाद आप आने वाले 4-5 साल के बाद देखेंगे कि लोग फ्लैट खरीदेंगे, घर बनाएंगे, और कहां पे? चांद पे बनाएंगे। तो वो गाना नहीं गाना होगा, चांद पे रहने हम चल देंगे। ठीक है, वो जो आप गाना गाते हैं ना कि चांद गली में आज चांद निकला, तो आपको गली में चांद नहीं निकालना पड़ेगा, वो चांद आप वहां पे चांद पे रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये वाइपर कहां पहुंचने वाला है? चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। कब पहुंचने वाला है? नवंबर 2023 में पहुंचने वाला है। किस लिए पहुंचने वाला है? वो ध्रुव पर, कौन से ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पर पानी है या नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है, उसका पिक्चर डायग्राम कैसा है, इन सब का ऑब्जर्व करके पहला मोबाइल रोबोट जाने वाला है वहां पे। और इसके लिए नासा ने $43 करोड़ का बजट पास कर दिया है। और मैंने उद्देश्य जैसा कि आपको पहले बता दिया कि चंद्रमा की सतह पे अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तलाश करना और पानी की उत्पत्ति का जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है वाइपर क्या है, वाइपर का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन कब तक लॉन्च होगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये 3 क्वेश्चन यहां पे बनते हैं, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। नासा का ये वाइपर रोवर मिशन है जो कि नासा लॉन्च करने जा रहा है नवंबर में 2023 तक। और दूसरा ये छोटी सी पिक्चर है जो कि किसकी है? वाइपर की है। देखिए वाइपर ऐसा देखने में होगा, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर है? इसकी एक खासियत है कि इसके ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में यहां पे एक हेडलाइट लगाई जाने वाली है। और ये हेडलाइट क्या करेगी? ये चंद्रमा के उस पोर्शन पे जाएगी जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, और वहां जाकर के वहां के पूरे एरिया को, पिक्चर को कैप्चर करेगी। और कैप्चर करके क्या करेगी? इमेजिनेशन करके हमको इमेज फॉर्म करेगी, बताएगी, और पानी की संकल्पना के बारे में एक्सप्लेनेशन देगी। ठीक है, तो पहला साइंस टेक का क्वेश्चन क्लियर लगा। चलिए अगला पॉइंट है नोबल कॉज क्या होता है। नोबल कॉज क्या होता है? आप जान रहे हैं कि हमारे सिस्टम में सबसे ज्यादा इस समय जो एक काल बना हुआ है वो है कोविड-19। कोविड-19 ने पूरे विश्व को ऐसा कर दिया कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और अभी जब सेकेंड वेव आई तो आपने देखा कि कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे इस बात का दुख भी है कि कोविड-19 बहुत ही घातक रहा।
और ऐसे लोगों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि भी है कि ऐसे लोग जो लोग कोविड-19 में या जिनके परिवार का कोई भी कोविड-19 में नहीं रहा, उनके लिए श्रद्धांजलि भी है। और आपने देखा कितनी समस्याएं उत्पन्न हुई, कितने सौदा के लिए कितनी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, लकड़ियों की कमी होने लगी। और आप जानते हैं भारत देश तब जगता है जब समस्या सामने खड़ी होती है। लेकिन हम युवा पीढ़ी हैं, हमको इसी युवा पीढ़ी का ये संकल्प लेना है कि हमें इससे बाहर निकलना है। हम उस समय को पहले से भाप करके, भविष्य को पहले से देख करके उस लेवल पे जाके तैयारी करेंगे, तभी जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी रोपड़ के हैं, उन लोगों ने करके दिखाया। आईआईटी रोपड़ पंजाब ने जब देखा कि लकड़ी की कमी पड़ रही है, इतने ज्यादा लोग की डेथ हो रही है कि लकड़ी की कमी पड़ रही है, सौदा की कमी है, हमारे पास प्लेस नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, आईआईटी रोपड़ के पंजाब के लोग बच्चों ने अपने प्रोफेसर हरप्रीत सिंह के साथ मिल करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली था। और उसी जिस एपरेटस को उन्होंने बनाया, उसी इको फ्रेंडली सवदाह प्रणाली को हम क्या कहते हैं, नोबल कॉज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 से जुड़ा है, तो करंट का भी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबल कॉज क्या है, सवदाह प्रणाली पे आधारित, कैसी सवदाह प्रणाली पर आधारित, इको फ्रेंडली सवदाह प्रणाली पर आधारित एक ऐसा एपरेटस है जो कि धुआं रहित है। अब देखिए ये किस टेक्निक पे काम करता है, नोबल कॉज काम करता है विक स्टोव। अब कहेंगे विक स्टोव सर ये कौन सी नई प्रणाली आ गई? भाई जब भारत में ईंधन नहीं था तो हम लोग स्टोव पे खाना बनाते थे, स्टोव पे पंप मारते थे, हवा भरते थे, और केरोसिन हवा भरते थे तो जलता था, धुआं था, लेकिन वो धुआं तत्काल नहीं दिखता था कि वो धुआं है। तो धुआं की क्वांटिटी बहुत कम हो गई, मतलब जो हमारा फ्यूम है वो कम निकलता है उसमें से। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, इकोसिस्टम को इको फ्रेंडली बना के रखता है। तो क्वेश्चन आता है कि नोबल कॉज क्या है? तो नोबल कॉज एक सवदाह प्रणाली है। किसने डेवलप किया? आईआईटी रोपड़ पंजाब के बच्चों ने अपने प्रोफेसर हरप्रीत सिंह के गाइडेंस में इसका डेवलपमेंट किया। ये किस टेक्निक पे काम करता है? बिग स्टोव टेक्निक पे काम करता है, सवदाह प्रणाली है। और जब इन लोगों ने बना लिया तो आप जानते हैं कि इसको बनाने के लिए किसी कंपनी को दिया जाएगा, और वो कंपनी जिसने इस महान काम को अंजाम दिया उसका नाम है क्या? चीमा बॉयलर्स लिमिटेड। क्या नाम है? चीमा बॉयलर्स लिमिटेड। वो कंपनी है जो कि नोबल कॉज बनाती है, और उस नोबल कॉज के थ्रू आज सवदाह के लिए लकड़ी की जो जरूरत है वो आधी हो गई। टेम्परेचर वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक का बियर कर सकता है, तो कम समय में ज्यादा आसानी से सवदाह किया सकता है। इस पे आधारित जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूं, मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये है नोबल कॉज। नोबल कॉज में आप देख रहे हैं टोटल स्टील बॉडी है, और इसका जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है। तो इसमें लकड़ी की जो क्वांटिटी है, जो जनरली 100 दाह के लिए अप्रॉक्स कैलकुलेट करके मानी जाती है कि 400 किलो लकड़ी लग जाती है, उसकी जगह पे ये लकड़ी इसमें कम लगेगी। जो समय 6 घंटे 8 घंटे लगते थे वो 2 घंटे 1.5 घंटे में ये काम कर देगा। दूसरी बात, क्योंकि ये धुआं रहित है तो प्रदूषण भी नहीं होने देगा। तो एक साथ इतना सारा फायदा कंपनी ने देखा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन बच्चों ने एक भी रुपए कमाने की बात नहीं की, सबसे बड़ी बात ये अभी सिर्फ इस सिस्टम पे काम कर रहा है कि हमको अपनी इंडिया को सही करना है। इस एपरेटस की जो लागत आ रही है वो अप्रॉक्स 10 लाख आ रही है, लेकिन फिर भी ये बच्चे इस का क्रेडिट ना लेने की बजाय इसको 2 लाख में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा, चंडीगढ़ की गवर्नमेंट को इसको प्रोवाइड किया इसका। ठीक है, अब आइए सबसे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं साइंस टेक के। सबसे लास्ट टॉपिक है कि ब्लॉक ट्रैक क्या है। ब्लॉक ट्रैक क्या है? आप जानते हैं, आप कहीं पॉपकॉर्न भी खाने जाते हैं तो वो भी लोकेशन ट्रैक हो जाती है, और 1 घंटे के बाद आपके मोबाइल में मैसेज आता है क्या कि भैया पॉपकॉर्न कैसा था। तो आपको लगता है कि वो थर्ड आई कोई आपको देख रही है, ऐसा आपको लगता होगा। ठीक है, आखिर वो है क्या? आपका डाटा हैक हो रहा है, आपकी लोकेशन ट्रैक हो रही है, आपको देखा जा रहा है कि आप कौन सी इवेंट कॉज कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कोई मरीज कहीं जाता है तो उसके साथ समस्या क्या होती है, वहां पे उससे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भराई जाती हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके माता का नाम, पिता का नाम, एडमिट डेट, फिर कब वो डिस्चार्ज हुआ, वो सारी चीजें ट्रेंडिंग में रहती हैं, एक ऐप पे भरा ली जाती हैं, एक फॉर्म में भरा ली जाती है, और ये हॉस्पिटल वाले उस डाटा को दूसरे को देते हैं, बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे डाटा लीकेज की होने की वजह से बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो आईआईटी के बच्चों ने इस पे काम करना शुरू किया जब कोविड-19 आया, और इस पे जब काम किया उन्होंने तो एक ऐसा ऐप बनाया जो ऐप डाटा लीक होने से बचाता है।
कैसे मेडिकल आधारित, सुरक्षा आधारित जो हमारे डाटा है उस डाटा को लीक होने से बचाता है। उस पर एक बार डाटा फीड हो गया तो जब तक कंपनी नहीं चाहेगी, जब तक वो बच्चे नहीं चाहेंगे, मेडिकल स्टूडेंट नहीं चाहेंगे, तब तक वो क्या नहीं होगा, डाटा लीक नहीं होगा। इसको बनाने का जो सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आईआईटी मद्रास को जाता है। और जो प्रोफेसर थे जिनके अंडर में बच्चों ने बनाया उनका नाम था प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल। और इसका उद्देश्य क्या था, मेडिकल डेटा सूचना विनियमित तंत्र। और इसका एक खासियत और भी है, जैसे मान लीजिए आपको अंग का प्रत्यारोपण कराना है तो अंग का प्रत्यारोपण पे आप उस डाटाबेस पे चेक कर सकते हैं कि कहां पे अंग डेवलप कहां पे मिल सकता है। तो ये डाटाबेस बनाने में बहुत मदद मिली। तो स्वास्थ्य संबंधी डेटा की सूचना निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है, तो ब्लॉक ट्रैक से रिलेटेड है। तो ब्लॉक ट्रैक क्या होता है ये क्लियर हो गया। ये ऐप देख लीजिए, ये ऐप आपको ऐसे मिल जाएगा, ब्लॉक ट्रैक के नाम से ये ऐप है। ये आपको लॉगिन करके आप इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल भी जाएगा। इसमें आपको डाटाबेस सुरक्षित माना जाता है, ये आईआईटी मद्रास के बच्चों का कहना है और ये ऐसा सही भी है, मैंने भी इसको यूज करके देखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की ये साइंस टेक की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो लेक्चर को। हाँ, ये जो वीडियो सेक्शन में पढ़ा रहा हूं आपको, ये स्पेशली यूपीएसआई, यूपी पेट के बच्चों के लिए, सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खाद का काम करेगा। जिस तरीके से यूपी पेट में ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, साइंस का आना है, ठीक है। दूसरा, सुपर टेट में 10 क्वेश्चन आने हैं, यूपीएसआई में 2 से 3 क्वेश्चन, हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर थोड़ा सा घुमा के देखा जाए तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरा विश्वास रखिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये नंबर फैक्चुअल पॉइंट पे है और आपको ये पूरा नंबर देके जाएंगे। तो बने रहिए साइंस समाधान वाली क्लास में, अर्थात विज्ञान समाधान वाली क्लास में मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए विचारधारा के साथ, नए पॉइंट्स के साथ वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।